हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। हम हैं इंडियस 40 के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लेक्चर में, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सारी चीज़ें इनिशियल रिकग्निशन तक खत्म किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे विद द सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। और एक से दो लेक्चर और रहेगा इस पर्टिकुलर एएस के लिए। क्यों इतना इंडिया ये लग रहा है? क्योंकि हमारा जो लेक्चर का ड्यूरेशन है थोड़ा सा कम है, दैट इज 1.5 आवर। नॉर्मली अगर 2-3 लेक्चर्स होते, 2-3 घंटे का अगर लेक्चर होता है तो फिर नॉर्मली वो 4 से 5 लेक्चर में खत्म होते हैं। तो फिर अब जो है ना 1.5 आवर का लेक्चर है, तो फिर उस केस में थोड़ा सा ज्यादा लेक्चर्स लग रहे हैं। तो हमने कल क्या देखा था? हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि सब्सिक्वेंट सॉरी इनिशियल रिकग्निशन कैसा होता है। इनिशियल रिकग्निशन में 4 केस देखा था। एक कैश, देन कम्स डेफर्ड क्रेडिट, देन कम्स सेल्फ कंस्ट्रक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ एसेट। ये सारी चीजें डिटेल में देखा था। खुल। फिर उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे हम विद सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। किसके साथ? सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। ये रहा सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। अच्छा, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने परचेज कर लिया एसेट, जो भी एसेट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने परचेस कर लिया, राइट। जब परचेस किया, यहाँ पे जो भी कॉस्ट था, कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू दी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, और जो भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वगैरह सब कुछ हमने क्या किया था? ऐड किया था। इसको बोलते हैं हम इनिशियल रिकग्निशन। देन इन फ्यूचर अगर कोई भी एक्सपेंडिचर करेंगे, इन फ्यूचर हम कोई भी एक्सपेंडिचर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी खर्चा। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग समझो, बिल्डिंग के ऊपर हम मेंटेनेंस सर्विसेज करते हैं। यानी फिर मेंटेनेंस सर्विसेज इन द सेंस, समझो कोई छोटा मोटा टैप वगैरह टूट गया या फिर खराब हो गया, तो फिर उसको सही करना। ये सारी चीजें जो है ना, डे टू डे एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये जो है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। सब्सिक्वेंटली जो भी एक्सपेंसेस हो गए, वो एक्सपेंसेस को हम बुक्स में कैसे रिकग्नाइज करेंगे, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। समझा क्या बोल रहा हूँ? कि इन केस इन फ्यूचर, आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन, इन फ्यूचर कोई भी हम एक्सपेंसेस करते हैं ऑन द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसको हम बुक्स में कैसे रिकग्नाइज करेंगे, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। अब यहाँ पे जो भी एक्सपेंस करेंगे, जो भी एक्सपेंस करेंगे, वो एक्सपेंसेस कौन से नेचर का है, हमें वो देखना है। what we have to identify here is, here we have to identify whether it is a repair or maintenance expenses day to day। हम इसको प्यार से बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और whether it is a capital nature expense। अब कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस क्या है? इन केस समझो, इन सब्सिक्वेंटली हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेस किया, इनिशियल रिकग्निशन हो गया। सब्सिक्वेंटली हमने कोई रिनोवेशन काम करा, इंटीरियर वॉल्स चेंज किया, या फिर टाइल्स चेंज कर दिया, या फिर जो एक और फ्लोर ऊपर जो है ना, जो बिल्डिंग था उसको ऊपर एक और फ्लोर बना लिया, तो फिर ये क्या है? या तो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, रिनोवेशन कॉस्ट, या फिर एडिशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में वैल्यू एडिशन हो रहा है। प्रॉपर्टी में वैल्यू एडिशन हो रहा है, राइट। अप्रिसिएशन होगा आफ्टर आफ्टर इनकरिंग दिस कॉस्ट। तो फिर इस केस में इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, इसको हम क्या करेंगे? इसको कैपिटलाइज कर देंगे, कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ असेट। जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसमें कैपिटलाइज कर देंगे। अब ये डाउट आएगा कि ये एक्सपेंसेस जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑपरेटिंग खर्चे का क्या करेंगे इसका? इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। समझा? इज देयर एनी डाउट? ये रहा नहीं। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में दो है। वन इज द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, राइट, एंड अदर वन इज रिनोवेशन कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट और इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, राइट। तो अगर इन केस रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है, विच इज अ डे टू डे एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल लिफ्ट मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो पे करते हैं, अगर ये एक्सपेंसेस है तो फिर उस केस में ये डे टू डे है, तो फिर इस केस में ये क्या करेंगे हम? इट इज एन ऑपरेशनल नेचर एक्सपेंसेस, एंड इसको अपन राइट ऑफ करेंगे पीएनएल में। कूल। कुछ डाउट है इसमें? देन कम्स रिनोवेशन एंड रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो भी बिल्डिंग बन रहा है,
बिल्डिंग बिल्डिंग में कुछ रिनोवेशन किया है, तो फिर ये क्या है, वैल्यू एडिशन एक्टिविटी है। जो अपना बिल्डिंग है उसमें वैल्यू ऐड कर रहा है, तो फिर ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो फिर इस केस में इसको हम ऐड कर देंगे टू द प्रॉपर्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्लियर है दोनों चीज? ये नोट्स तुमको मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। हेलो। यस। हम्म। ओके। अब जब रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस जब हम करेंगे, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री क्या होगा उसका? 11th स्टैंडर्ड का जर्नल एंट्री बताओ क्या है, बचपन में क्या होगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस करेंगे तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? रिपेयर मेंटेनेंस टू कैश और बैंक। टू कैश और बैंक एक्सपेंस जब करेंगे, एंड इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, एक्सपेंस ऑफ कर देंगे, राइट? रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये कब होगा? ये कब होगा? जब हम पेमेंट करेंगे कैश में, पेमेंट इन कैश, इन केस समझो हम ऑन क्रेडिट बेसिस कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, राइट? और ये इसको क्या करेंगे, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। सिंपल था रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। देन कम्स दी रिप्लेसमेंट एडिशन इंप्रूवमेंट या कोई भी कर रहे हैं हम, तो फिर इस केस में क्या होगा, नॉर्मली रिप्लेसमेंट जब करेंगे हम दो केसेस में करेंगे, मेरा रिप्लेसमेंट होगा या इम्प्रूवमेंट होगा या एडिशन होगा, रिप्लेसमेंट होगा या इम्प्रूवमेंट, दो डिफरेंट केसेस हो गए। वन इज, जो मेरा रिप्लेसमेंट हो रहा है वो डिफरेंट कंपोनेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट कंपोनेंट, एंड जो है ना एक इंटीग्रल है। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट कंपोनेंट एंड इंटीग्रल कंपोनेंट? समझो मेरा असेट है, असेट में कोई भी ऐसा चीज मैं चेंज कर रहा हूँ जो डिफरेंट फ्रॉम दी क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंट फ्रॉम दी असेट है। इसका एग्जांपल अगर लूँ तो मैं, समझो लिफ्ट है, बिल्डिंग में लिफ्ट है, राइट? अगर लिफ्ट है, लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं बोल रहा हूँ, लिफ्ट का मेंटेनेंस पीएनएल में चार्ज करेंगे, लेकिन लिफ्ट का रिप्लेसमेंट बोल रहा हूँ, रिप्लेसमेंट जो है ना वो इसमें आएगा। जब लिफ्ट का रिप्लेसमेंट होगा, ये डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट है, बिल्डिंग के जो प्रॉपर्टी के वैल्यू में ऑल टुगेदर डिफरेंट वैल्यू है। जब डिफरेंट वैल्यू होगा तो उसको डिफरेंटली अकाउंट फॉर करेंगे हम। एंड एक इंटीग्रल पार्ट इन द सेंस बिल्डिंग के वैल्यू में ही जुड़ा है, उसका हम सेपरेटली वैल्यू नहीं निकाल सकते। जब सेपरेटली वैल्यू नहीं निकाल सकते तो फिर बिल्डिंग के वैल्यू में एडिशन और डिलीशन करके उसका अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट इज अ डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जब डिफरेंट कंपोनेंट होगा तो उसका जनरेटरी क्या होगा, जनरेटरी नहीं तो फिर डिफरेंट कंपोनेंट होगा, तो फिर उसके इसमें क्या करेंगे हम, सिंपली क्या करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या करेंगे सर। समझो ये मेरा बिल्डिंग है, ठीक है? इसमें लिफ्ट अलग से लगा हुआ है, ये है लिफ्ट, लिफ्ट को क्या करना है मुझे, रिप्लेस। अभी लिफ्ट को रिप्लेसमेंट करना है, तो फिर रिप्लेसमेंट जब करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये मेरा जो एग्जिस्टिंग लिफ्ट है उसको डी रेकग्नाइज करना पड़ेगा, राइट? और न्यू लिफ्ट है उसको रेकग्नाइज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा ओल्ड ओल्ड लिफ्ट है, उसको डी रेकग्नाइज। अब डी रेकग्नाइज कौन से वैल्यू में करेंगे, बताओ? डी रेकग्नाइज कौन से वैल्यू में करेंगे? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू बोलो।
और कैरिंग अमाउंट और डब्ल्यूडीवी जो भी होगा अपने बुक्स में वो। अब इसका सिंपल लॉजिक है, बुक वैल्यू में क्यों कर रहे हैं, फेयर वैल्यू में क्यों नहीं कर रहे हैं? सिंपल है, अपने बुक्स में जो वैल्यू दिख रहा है उसी को डिरेकग्नाइज करेंगे ना, मार्केट का वैल्यू क्यों करेंगे? बुक्स में दिख रहा है बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट दिखेगा, तो फिर उसी को डिरेकग्नाइज करेंगे। अदरवाइज फेयर वैल्यू हम कहाँ से करेंगे, क्योंकि बुक्स में तो बुक वैल्यू दिख रहा है ना। ठीक है। और रिकग्नाइज करना पड़ेगा मुझे न्यू कंपोनेंट। ठीक है, रिकग्नाइज करना पड़ेगा न्यू कंपोनेंट। अब यहाँ पे जो ओल्ड लिफ्ट है उसको डी रिकग्नाइज करेंगे, न्यू कंपोनेंट है उसको रिकग्नाइज करेंगे, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? सिंपल, न्यू कंपोनेंट अकाउंट डेबिट, न्यू कंपोनेंट या न्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हुआ मेरा न्यू कंपोनेंट का, राइट, न्यू असेट रिकग्नाइज्ड। ओके। अगर ओल्ड कंपोनेंट को अगर मुझे डी रिकग्नाइज करना है ओल्ड, तो इस केस में क्या होगा जर्नल एंट्री? बताओ। अगर कुछ मैंने ओल्ड कंपोनेंट को अगर बेच दिया, समझो स्क्रैप रियलाइज हुआ, बेचने के बाद मुझे कुछ कैश वगैरह मिला, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू असेट, ओल्ड असेट जो मेरा डब्ल्यू डी है, और जो भी डिफरेंस आएगा लॉस अकाउंट, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। बराबर, समझा ये? हम्म। यस। देखो इसका जर्नल एंट्री देखते हैं। जब डिफरेंट कंपोनेंट है तो फिर उस केस में क्या करेंगे? सबसे पहले डी रिकग्नाइज करेंगे ओल्ड कंपोनेंट को। ओल्ड कंपोनेंट को डी रिकग्नाइज कौन से वैल्यू में करेंगे? कैरिंग अमाउंट या डब्ल्यू में, राइट। तो फिर जब डी रिकग्नाइज करेंगे, जब ओल्ड असेट को मैं बेच दिया, जब बेच दिया कुछ स्क्रैप रियलाइज हुआ, तो फिर बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, राइट, टू ओल्ड असेट जो भी है कैरिंग अमाउंट में करेंगे, यहाँ पे दिया है। देन प्रॉफिट एंड लॉस, अगर इन केस प्रॉफिट हुआ तो, अगर लॉस हुआ तो डेबिट करेंगे। सिंपल। देन कम्स द न्यू कंपोनेंट का रिकग्निशन। न्यू कंपोनेंट रिकग्नाइज कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट को डेबिट करेंगे टू बैंक, जो भी अमाउंट पे करेंगे वो आ गया। इसमें कोई डाउट है? नो। हम्म, ये सिंपल है। अगर डिफरेंट कंपोनेंट है, डिफरेंट कंपोनेंट है उसका वैल्यू पता है, मैंने अलग से किया। अब यहाँ पे ना एक डाउट आ सकता है, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट को हम कैसे ये करेंगे? डिफरेंट कंपोनेंट को, एक मिनट, यहाँ पे लिखता हूँ, देख लो एग्जाम्पल। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो लिफ्ट का एग्जांपल लिए थे हमने। लिफ्ट का ओल्ड जो है ना, ओल्ड डब्ल्यू डी वी कितना बचा है? लेट्स से 50,000। एंड मेरा टोटल बिल्डिंग का है, टोटल बिल्डिंग का 2 lakhs। टोटल बिल्डिंग बोला तो क्या आ गया? लिफ्ट में ही उस पे भी आ गया, हाँ, लिफ्ट का वैल्यू भी आएगा। अब इसमें अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम? एंड एडिशन जो है ना न्यू वाला, न्यू इज फॉर 70,000। तो हम कैसे करेंगे? पर्टिकुलर्स, मेरा बिल्डिंग का अलग कॉलम करेंगे, एंड न्यू असेट का या लिफ्ट का समझो अलग करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो आ रहा है मेरा? हेलो? हाँ, आ रहा है। आ रहा है, ओके। तो मेरा डब्ल्यू डी बी बिल्डिंग का कितना बचा है? 1,50,000। अब 1,50,000 कैसा है सर? यहाँ पे 2 लाख जो मेरा बिल्डिंग का वैल्यू है,
माइनस 50,000 मेरा लिफ्ट का। ठीक है, यहाँ पे 50,000 लिफ्ट का अलग से। ठीक है, दोनों अलग अलग आ गया। तो मेरा टोटल डब्ल्यू बुक्स में कितना है, 1,50,000, और यहाँ पे 50,000। अगर कोई कुछ डेप्रिसिएशन चार्जेस है, डेप्रिसिएशन चार्जेस लेस करेंगे। उसके बाद अब क्या करना पड़ेगा मुझे, न्यू बिल्डिंग को रिकग्नाइज करना पड़ेगा, ओल्ड वाले को डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। राइट, यस नो? Yes. डी रिकग्निशन, डी रिकग्नाइज करेंगे 50,000 टोटल, तो ये हो गया 0। एंड न्यू एसेट को रिकग्नाइज करेंगे। न्यू एसेट इस पे 70,000 का, यहाँ पे आई 70,000, और ये होगा 1,50,000। अब डिप्रिशिएशन कैसे चार्ज करेंगे? डिप्रिशिएशन जो 1,50,000 है, 1,70,000 है, रिवाइज्ड बेसिस, रिवाइज जो अपना बुक वैल्यू, रिवाइज्ड बुक वैल्यू के बेसिस में, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट के बेसिस में हम क्या करेंगे, डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का। ठीक है, इसके बेसिस में हम जो जर्नल एंट्रीज देखे वो करेंगे। ये क्लियर है ना? देन आता है इंटीग्रल कंपोनेंट। अब इंटीग्रल कंपोनेंट क्या है सर, कि यहाँ पे जो है ना, मैंने जो भी एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, समझो इंटीरियर वॉल्स का एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, तो इंटीरियर वॉल का अलग से मैं एस्टिमेट निकाल सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि ये बिल्डिंग का वैल्यू ही है, बिल्डिंग के अंदर ही है, इसका अलग से लिफ्ट के जैसा एस्टिमेट नहीं निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्डिंग के वैल्यू में एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे? बिल्डिंग के वैल्यू में एडजस्ट करेंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक ये करेंगे, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट निकालेंगे। अब ये कौन सा स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट निकालेंगे। ये दिख रहा है स्टेटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्टिंग वैल्यू है, एग्जिस्टिंग डब्ल्यूडीवी है, राइट? एग्जिस्टिंग डब्ल्यूडीवी में जो ऑलरेडी एक्सपेंडिचर किया, न्यू एक्सपेंडिचर किया, वो ऐड करूंगा मैं, न्यू एक्सपेंडिचर। और जो भी मेरा ओल्ड वाला था, मेरा ओल्ड वाला जो असेट था, ओल्ड वाला असेट का मे बी रियलाइज स्क्रैप, स्क्रैप कोई भी अमाउंट का हो वो लेस कर देंगे। अब नॉर्मली स्क्रैप रियलाइज नहीं होगा, क्योंकि बिल्डिंग का एस्टिमेट है, उसको बेच नहीं सकते हैं, उसको पूरा ही डिरेकग्नाइज करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, न्यू एक्सपेंडिचर को रिकग्नाइज करना पड़ेगा। इन केस अगर स्क्रैप का कुछ रियलाइज हुआ, इन केस अगर कुछ कैश मिला हमको वो बेच के, तो फिर उस केस में वो लेस कर देंगे। तो फिर ये आगे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। समझा क्या बोल रहा हूँ? एग्जिस्टिंग वैल्यू है मेरा कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट में जो भी मैंने एक्सपेंडिचर किया वो ऐड करूंगा, राइट? और इसमें से मुझे स्क्रैप, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग असेट का जो ओल्ड असेट है उसमें से कुछ स्क्रैप का वैल्यू रिवाइज हुआ, तो फिर उसको लेस कर दूंगा। तो फिर ये आ जाएगा मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। जब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ गया, इसके बेसिस में हम लोग एंट्रीज करेंगे। ठीक है, एंट्रीज तो सेम ही रहेगा, ओल्ड वाले को डी रिकग्नाइज करो, न्यू वाले को रिकग्नाइज करो, सेम रहेगा। समझा? डिफरेंस समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? डिफरेंट कंपोनेंट एंड इंटीग्रल कंपोनेंट। डिफरेंट कंपोनेंट इज समथिंग विच वी हैव अ इंडिविजुअल एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, इसका इंडिविजुअल एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो फिर इस केस में इसका अलग अकाउंटिंग करेंगे, अलग कॉलम में करेंगे। लेकिन इंटीग्रल क्या है? इंटीग्रल इज समथिंग विच इज इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इटसेल्फ, जिसको हम अलग से एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो हम जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट है उसी में से हम एडजस्ट करेंगे, एक्सपेंडिचर, न्यू एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे, ओल्ड एक्सपेंडिचर को लेस करेंगे, तो फिर मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आएगा। अब ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट के बेसिस में, ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट के बेसिस में मैं क्या करूंगा, डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, इज देयर एनी डाउट? एग्जांपल करते हैं फिर। हेलो? No doubts. Clear. अच्छा, थोड़ा रिस्पॉन्स देते जाओ। बोर हो रहा है क्या? चलो एग्जांपल देखते हैं। नहीं. हाँ, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट कितना है मेरा, ऑलरेडी ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट 10 lakhs, राइट? उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ था 5 years का,
5 इयर्स का इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है। अब जाके तीसरे साल में 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स एन अमाउंट ऑफ 2 lakhs हैज बीन इनकर्ड ऑन द इम्प्रूवमेंट, यानी 2 लाख का मैं एडिशनल इंप्रूवमेंट किया। अब यहाँ पे स्क्रैप रियलाइज कितना है? 50,000 का। स्क्रैप रियलाइज कितना है? 50,000 का। अब यहाँ पे तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है क्या? डिफरेंट कंपोनेंट है यहाँ पे, कुछ बाइफरकेशन दिया है क्या? बिल्डिंग, लिफ्ट, अगर बाइफरकेशन है अलग से तो फिर दे देंगे क्वेश्चन में, अगर नहीं है तो फिर ऐसा बताएंगे कि न्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड करके। ठीक है। ओके। हम्म, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। स्टेटमेंट शोइंग रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। पर्टिकुलर्स एन अमाउंट। ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट क्या था मेरा? ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट 10 lakhs था। ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट इज रुपीज 10 lakhs, राइट। इसमें ऐड क्या करेंगे? न्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, यहाँ पे एक और गलती हो सकता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट है ये, राइट, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ भी दिया है। तो मुझे डिप्रिसिएशन भी निकालना है ना। एक्सपेंडिचर कब हो रहा है? थर्ड ईयर में हो रहा है। अब थर्ड ईयर में ये समझो, थर्ड ईयर के एंड में हो रहा है, एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब मुझे डिप्रिसिएशन भी निकालना है ना इसका। तो डिप्रिसिएशन निकालो, कितना आता है डिप्रिसिएशन निकालने का? सिंपल, डिप्रिसिएशन इज 10 lakhs। उसका यूजफुल लाइफ कितना है? 5 इयर्स का यूजफुल लाइफ है, एंड 3 साल का मुझे डिप्रिसिएशन चाहिए, राइट। ये समझा फॉर्मूला? 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 × 3। 6 लाख का डिप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर। तो मेरा कैरिंग अमाउंट कितना आ गया? या समझो 4 लाख, राइट। अब मेरे पास थर्ड ईयर में जाके मेरे पास वैल्यू कितना बचा है? 4 लाख का असेट बचा है। अब 4 लाख के असेट में मैंने क्या किया? ऑल 4 लाख के असेट में थर्ड ईयर में क्या किया? 2 lakhs और एक्सपेंडिचर इनकर किया। तो फिर 2 lakhs और एक्सपेंडिचर इनकर किया मैंने, तो फिर न्यू एक्सपेंडिचर को ऐड कर दूंगा, कैपिटलाइज कर सकते हैं ना हम। 2 lakhs, ये टोटल कितना हुआ मेरा? कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट is 6 लाख। ओके, रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ 6 लाख अब रिवाइज हो गया। एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना है मेरा? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना है? 3 साल, 5 साल में से 3 साल खत्म हुआ तो 2 साल बचा है ना। यस। 2 इयर्स। तो 2 इयर्स का डिप्रिशिएशन निकालो। बोलोगे क्या सर, फाउंडेशन में पढ़ा था ये? 2 इयर्स, 3 लाख पर ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? फर्स्ट थिंग, अच्छा यहाँ पे एक और चीज था, स्क्रैप रियलाइज था ना। सॉरी 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 सॉरी, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हम लेस करेंगे इसमें से स्क्रैप रियलाइज्ड। स्क्रैप रियलाइज लेस कर देंगे 50,000 का, तो तब जाके मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आएगा 5,50,000। और इसके बेसिस में मैं 2 इयर्स के लिए डेप्रिसिएशन रिवाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? सर, डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करते समय हमने स्क्रैप वैल्यू कंसिडर क्यों नहीं किया? कौन सा स्क्रैप वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू देखो, ये जो है ना, आप बोल रहे हो कि लास्ट में जो बचता है ना, रेसिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय, वो पूछ रहे हो ना। स्क्रैप वैल्यू किसका है? ये यस टोटल सर। अपना असेट का क्या स्क्रैप वैल्यू है? असेट का स्क्रैप वैल्यू है, तब कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते समय इंक्लूड करेंगे उसको। वो इंक्लूड हो गया ऑलरेडी। यहाँ पे यहाँ पे 50,000 ऑलरेडी डिडक्ट करने के बाद मेरा कैरिंग अमाउंट बचा इतना। अब भी मेरा जो
ऑन द डेट मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या है, 5,50,000। उसके बाद क्यों फिर से कंसिडर करूं मैं 50,000, ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है। वो डेप्रिसिएशन अगर रेसिडुअल वैल्यू होता मेरा असेट का अगर मेरा लास्ट में मैं रेसिडुअल वैल्यू सेपरेटली देता हूँ, समझो फॉर 20,000, अगर ऐसा स्पेसिफिकली दूंगा तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय यूज करेंगे। लेकिन ये जो है ना, ओल्ड एसेट का स्क्रैप वैल्यू है, ओल्ड एसेट का, न्यू एसेट का नहीं है। न्यू एसेट का होता तो डेप्रिसिएशन में इंक्लूड करते हैं। ओल्ड एसेट का है तो ओल्ड एसेट का इंक्लूड कर लिया हमने, न्यू एसेट का कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है या रेसिडुअल वैल्यू नहीं है तो फिर उसके लिए इंक्लूड नहीं किया। समझा? यस अभी सर। भी क्लियर नहीं है? देखो क्या बोल रहा हूँ। स्क्रैप वैल्यू, ये स्क्रैप वैल्यू है मेरा ओल्ड एसेट का, राइट। ओल्ड एसेट का मैंने यहाँ पे लेस कर दिया, कहा गया ये, यहाँ पे लेस कर दिया। अब डेप्रिसिएशन किसके बेसिस में कैलकुलेट कर रहा, न्यू एसेट के बेसिस में कैलकुलेट कर रहा हूँ। न्यू एसेट का कोई स्क्रैप वैल्यू है क्या? नहीं है। ईयर एंड में कुछ, लास्ट ईयर में कुछ स्क्रैप वैल्यू होगा तो यूज करूंगा ना मैं, तो कैलकुलेट करने में यूज करूंगा उसको। यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं तो फिर यूज क्यों करूंगा यहाँ पे। ये तो ओल्ड एसेट वाला स्क्रैप वैल्यू है, ठीक। तो क्या देखा हमने, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन देखा था। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन दो चीज है, एक रिपेयर्स है और दूसरा रिप्लेसमेंट, रिनोवेशन, इम्प्रूवमेंट, वो कॉस्ट है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज अ डे टू डे एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दिस वी विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल, जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है वो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देन कम्स दी रिनोवेशन कॉस्ट, रिप्लेसमेंट, इम्प्रूवमेंट, एडिशन, ये सारे कॉस्ट जो है ना, दिस इज समथिंग विच ऐड वैल्यू टू दी आर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ये ऐड और कैपिटलाइज कर देंगे हम कॉस्ट। इसका दो तरीके का ये देखा था, कैसे दो तरीके ऐड करेंगे। फर्स्ट थिंग, if the asset का जो asset has a different component in the sense, for example lift, उसका different cost estimate कर सकता हो एंड एक integral component। अब different component है तो differently उसको account for करेंगे अलग से। हमने जैसे यहाँ पे देखा था एग्जांपल, कहाँ पे देखा था, हाँ यहाँ पे एग्जांपल देखा था बिल्डिंग का अलग और न्यू लिफ्ट का अलग। लेकिन अगर वो इंटीग्रल कंपोनेंट है तो फिर इंटीग्रल कंपोनेंट में क्या करेंगे, हम बिल्डिंग के एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट में हम एड लेस करेंगे, बिल्डिंग के एग्जिस्टिंग अमाउंट में न्यू एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे, स्क्रैप वैल्यू लेस कर देंगे ओल्ड एसेट का, ठीक है। ओल्ड एसेट का स्क्रैप वैल्यू लेस कर देंगे तो फिर मेरा रिवाइज्ड अमाउंट आएगा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट के बेसिस में मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। और यहाँ पे जो डाउट था कि रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट में से हम स्क्रैप क्यों लेस किया, क्योंकि वो जो स्क्रैप वैल्यू है अपना ओल्ड एसेट का है, ओल्ड एसेट चला गया अब आया न्यू एसेट। न्यू एसेट का होगा अगर कुछ स्क्रैप वैल्यू हो या रेसिडुअल वैल्यू तो फिर उस केस में उसको कंसिडर करेंगे, अगर कुछ नहीं है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। उसका एग्जाम्पल भी देख लिया हमने और यहाँ पे नोट दिख रहा है ना, depreciation shall be computed on revised carrying amount of the investment property based on remaining useful life। यस, आगे बढ़े। यस सर। हम्म, तुम लोग ऐसा तुरंत बोल रहे हो, मुझे लेट सुनाई दे रहा है या फिर तुम लोग ही लेट बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई ना। अब आएगा मेजरमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मेजरमेंट यानी क्या है कि ऑन द बैलेंस शीट डेट, ऑन 31st March 2000, कब, 31st March, जो भी एक्स डेट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसको वैल्यू करेंगे, कौन से बेसिस में वैल्यू करेंगे, कॉस्ट बेसिस में या फिर रिवैल्यूएशन बेसिस में। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, कि अगर मेरा बिल्डिंग है समझो, उसका कॉस्ट था ₹5 लाख और उसका रिवैल्यूड अमाउंट है, रिवैल्यूड मतलब क्या है कि मेरा फेयर वैल्यू अभी मार्केट में कितना चल रहा है इसका वैल्यू, मार्केट में इसका वैल्यू चल रहा है 10 लाख। हम्म। तो हम बुक्स में कॉस्ट दिखाएंगे या फिर रिवैल्यूएशन बिल्ड रिवैल्यूड अमाउंट यानी फेयर वैल्यू बेसिस में दिखाएंगे। तो इन डेस 40 क्लियरली मेंशन करता है कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर सिर्फ कॉस्ट मॉडल अप्लीकेबल होगा। कौन सा मॉडल अप्लीकेबल होगा, कॉस्ट, मतलब कॉस्ट के बेसिस में ही दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन मॉडल है, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो फिर उस केस में रिवैल्यूएशन मॉडल में प्रोहिबिट किया गया है, इंडिया 40 अलाउड नहीं है रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन जो है ना
ये अलाउड नहीं है। ये जो रिवैल्यूएशन मॉडल जो है ना, इंडिया 16 पीपीई में ना डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे करेंगे, इसका अकाउंटिंग क्या होगा। क्योंकि इंडिया 16 में अलाउड है, लेकिन इंडिया 40 में जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल अलाउड नहीं है। लेकिन कॉस्ट मॉडल अलाउड है क्या? यस, कॉस्ट मॉडल अलाउड है। और कॉस्ट मॉडल के बेसिस में हम जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसको प्रेजेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? बिल्डिंग था मेरा 5 lakhs का। बिल्डिंग था मेरा 5 lakhs का। इसमें कुछ डिप्रिसिएशन भी चार्ज किया होगा ना? डिप्रिसिएशन को लेस कर दो। कितना समझो, फॉर एग्जांपल 2 lakhs। तो मेरा यहाँ पे रिवाइज्ड बिल्डिंग का डब्ल्यूडीवी क्या आएगा? 3 lakhs। यस। तो ये 3 lakhs मैं क्या करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा दूंगा। ठीक है। देखो प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अंडर कॉस्ट मॉडल। ओरिजिनल कॉस्ट जो भी है वो ले लेंगे, डिप्रिसिएशन ले लेंगे, और इम्पेयरमेंट का अब करते हैं। डिप्रिसिएशन तक समझ में आ गया? यस सर। हम्म। कॉस्ट मॉडल अलाउड है मेजरमेंट में, कॉस्ट मॉडल अलाउड है, रिवैल्यूएशन मॉडल अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन समझ गया, कॉस्ट था उसमें से अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कर दिया, हो गया। यहाँ पे 3 लाख आ गया मेरा। लेकिन अब यहाँ पे इशू क्या है? इशू मेरा है फेयर वैल्यू मेरा चल रहा है 2 lakhs का। क्या चल रहा है? फेयर वैल्यू 2 lakhs का। अब डाउट आएगा, सर अभी तो बोल रहे थे कि रिवैल्यूएशन मॉडल मॉडल अलाउड नहीं है, रिवैल्यूएशन मॉडल अलाउड नहीं है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, रिवैल्यूएशन इन द सेंस अपवर्ड रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं है। अपवर्ड रिवैल्यूएशन समझो, यहाँ पे 4 lakhs होता है, 4 lakhs होगा। तो 4 lakhs है तो फिर रिवैल्यूएशन, ये जो एक्सेस 1 लाख है इसको इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल अलाउड नहीं है। अपवर्ड रिवैल्यूएशन इज नॉट अलाउड इन इंडियाज 40। बट यहाँ पे इशू क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा फेयर वैल्यू इज ओनली 2 lakhs। फेयर वैल्यू कम हो गया मेरा मार्केट में। जब फेयर वैल्यू कम हो गया मार्केट में, तो फिर यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि फेयर वैल्यू कम है और बुक्स में ज्यादा दिख रहा है, तो फिर ये जो डिफरेंस है ना 1 लाख का, इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। क्या बोलते हैं इसको? इम्पेयरमेंट लॉस। जब मेरा फेयर वैल्यू कम हो जाता है, देन माई कैरिंग अमाउंट से मेरा फेयर वैल्यू कम हो जाएगा, तो फिर उसको बोलते हैं हम इम्पेयरमेंट लॉस। अब रीजंस क्या हो सकते हैं? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मार्केट में फॉल हो, जो भी रीजन हो, लेकिन यहाँ पे मेरा फेयर वैल्यू कम हो गया, तो फिर जब फेयर वैल्यू कम होगा तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस वो भी लेस करने के बाद, ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो भी लेस कर देंगे 1 लाख का। लेस कर दिया तो फिर जो भी वैल्यू आएगा 2 lakhs का, वो 2 lakhs हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? समझा? या फिर से बताओ? समझो फिर से। मेरा समझो यहाँ पे बिल्डिंग बता रहा था, बिल्डिंग जो है ना मेरा वैल्यू है 5 lakhs का। ठीक है, उसके ऊपर अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है कितना? 2 lakhs का। यस। जब 2 lakhs का डिप्रिसिएशन है तो मेरा रिवाइज्ड बिल्डिंग का डब्ल्यूडीवी कितना आ गया? 3 lakhs। मेरा बुक्स में 3 lakhs दिख रहा है, कॉस्ट 3 लाख दिखा रहा हूँ, लेकिन मार्केट में जो वैल्यू चल रहा है वो 2 lakhs का है। तो फिर यहाँ पे मेरा बुक्स में ज्यादा दिख रहा है और मार्केट में कम दिख रहा है। तो फिर ये जो डिफरेंस है ना, इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। अब इम्पेयरमेंट लॉस जब होगा उसको लेस करना पड़ेगा। समझ रहा है? इम्पेयरमेंट लॉस का जब होगा उसको लेस करना पड़ेगा, तो फिर जो भी इम्पेयरमेंट लॉस लेस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको मैं प्रेजेंट करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसको मैं प्रेजेंट करूंगा इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इम्पेयरमेंट लॉस का एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, इफ कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स फेयर वैल्यू, कैरिंग अमाउंट ज्यादा हुआ फेयर वैल्यू से, तो फिर उस केस में इम्पेयरमेंट लॉस होगा। अब ये सोचोगे कि इम्पेयरमेंट लॉस क्या है वगैरह सब कुछ, ये जो है ना इंडेस 36 में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इंडेस 36 डिटेल में इसके ऊपर एक बड़ा सा स्टैंडर्ड है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिंपल समझो, जब मेरा कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, फेयर वैल्यू कम है एसेट का, तो फिर ये जो गैप है कम है, तो फिर उस केस में इम्पेयरमेंट लॉस होगा। ठीक है? समझा? यस। हम्म। इसका एंट्री क्या होगा इम्पेयरमेंट लॉस का? ट्राई करोगे?
सोच के बताओ मुझे, ब्रेक के टाइम में 5 मिनट का ब्रेक ले लेना। सोच के बताओ कि इम्पेयरमेंट लॉस का एंट्री क्या होगा। अल्टीमेटली इट्स अ लॉस, तो फिर लॉस का एंट्री क्या होगा। एक बार सोच के बताना, एक न्यू सेशन क्रिएट करके भेज देना ग्रुप में, ठीक है। विल कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन। ओके। हाँ, चलो। इम्पेयरमेंट लॉस यानी क्या था कि फेयर वैल्यू इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, या WDV, या बुक वैल्यू, राइट। लॉस का लॉस कहाँ पे जाता है नॉर्मली, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड नॉमिनल। लॉस, नॉमिनल ना। एक मिनट चालू होने दो। नॉमिनल अकाउंट में जाएगा तो फिर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, राइट। क्या होगा, क्यों नहीं लिख रहा है ये। इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कम होगा, मेरा जो इन्वेस्टमेंट एग्जिस्टिंग वैल्यू था वो कम हो गया, तो फिर उसके लिए क्रेडिट करेंगे, राइट। फिर उसके बाद इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे, P&L टू इम्पेयरमेंट लॉस। इसका जो एंट्रीज है ना, ये इंडेस में डिटेल में है, इंडेस 36 में। बस यहाँ पे तुम्हारी लॉजिक के लिए, नॉलेज बैठने के लिए, लॉजिक बैठने के लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है देखो, कैरिंग अमाउंट एट 1 लाख एंड फेयर वैल्यू इज 80,000, तो फिर कैरिंग अमाउंट ज्यादा हुआ, फेयर वैल्यू कम हुआ, तो फिर ये जो डिफरेंस है 20,000 का, 20,000 इज इम्पेयरमेंट लॉस। जब इम्पेयरमेंट लॉस होगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, 20,000 20,000, और इम्पेयरमेंट लॉस को P&L में चार्ज ऑफ कर देंगे। समझा है, क्लियर है। हम्म, अब क्या बोल रहा था, आगे क्या बोल रहा था मैं, कि सर डाउनवर्ड रियल रिवैल्यूएशन अलाउड है, यानी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, तो फिर उस केस में क्या होगा, ये इम्पेयरमेंट लॉस है, इम्पेयरमेंट लॉस को रेकग्नाइज कर रहे हैं। भाई अपवर्ड हुआ, यानी यहाँ पे जैसे बोल रहा था मैं कि यहाँ पे 3 लाख था, रिवैल्यूड मार्केट में कितना चल रहा है, मार्केट में समझो फेयर वैल्यू वॉज 4 लाख। क्या ये 4 लाख रिवैल्यू करना है, ये क्या ये 4 लाख अपवर्ड रिवैल्यूएशन जो है वो अलाउड है क्या, अलाउड नहीं है, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अलाउड नहीं है। तो फिर ये जो 4 लाख का जो है ना, हम इसको इग्नोर कर देंगे, जो 1 लाख का जो रिवैल्यूएशन इंक्रीज है उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन इज नॉट अलाउड इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अपवर्ड रिवैल्यूएशन इज नॉट अलाउड। देखो, इफ द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्सीड्स, एक्सीड्स यानी क्या, कि बढ़ गया कैरिंग अमाउंट से, देन इट कैन नॉट बी रिकग्नाइज्ड इन द बुक्स में, यानी उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। यस, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, क्या, कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन से मॉडल में प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर रिवैल्यूएशन या कॉस्ट, कौन सा मॉडल बताओ। कॉस्ट। कॉस्ट मॉडल में रिकग्नाइज करने वाले, बट यहाँ पे ICAI एनकरेज करता है कि एंटिटीज को, जो भी एंटिटीज है वो उनका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो फेयर वैल्यू डिस्क्लोजर है, यानी उनका फेयर वैल्यू कितना है, वो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर सकते हैं। कहाँ पे, वो डिस्क्लोजर में दे सकते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ये जो है ना ये फेयर वैल्यू है करके। तो ये क्या है, ICAI एनकरेज करता है, ये एंटिटी का चॉइस है, यहाँ पे एंटिटी का चॉइस है कि वो डिस्क्लोज करे या ना डिस्क्लोज करे, लेकिन वॉलेंट्री वो अडॉप्ट कर सकता है डिस्क्लोज करना है, कि मेरा जो फेयर वैल्यू है, जो है ना ऊपर जैसे देखे थे हम ये 4 लाख का, एंटिटी अपना जो बुक्स में जो है ना वो कितना दिखाएंगे, 3 लाख ही बताएंगे, बुक्स में कितना 3 लाख ही बताएंगे। बट इसका जो फेयर वैल्यू जो 4 लाख है वो हम किधर डिस्क्लोजर में दिखा सकते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर 4 लाख है करके, ठीक है। अब ये डिस्क्लोजर जब दिखाएंगे, जो डिस्क्लोजर दिखाएंगे, वो डिस्क्लोजर एज पर इंड एस 113, किसके बेसिस में, एज पर इंड एस 113,
इंड एस 113 के हिसाब से दिखाएंगे। किसके हिसाब से? इंड एस 113। इंड एस 113 फिर से एक और इंड एस है जो फेयर वैल्यूएशन के बारे में सब कुछ हमें डिटेल में, कि कहाँ से फेयर वैल्यू लेना है, फ्रॉम वेयर वी हैव टू चूज द फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यूएशन कैसे करना है, फेयर वैल्यूअर कैसा करेगा वैल्यूएशन, वो पूरा चीजें हम इंड एस 113 में सीखेंगे। तो बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डिस्क्लोजर पर्पस, फॉर द डिस्क्लोजर पर्पस हम डिस्क्लोज किसके बेसिस में करेंगे? इंड एस 113 के बेसिस में करेंगे। कि इंड एस 113 में दो तीन क्राइटेरिया दिया है। क्या क्राइटेरिया है? कि फेयर वैल्यू जो है ना, वो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर करना चाहिए। कौन? इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। अब इंडिपेंडेंट वैल्यूअर कौन है सर? इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ऐसा इंसान है विच हु इज नॉट रिलेटेड टू द एंटिटी, डायरेक्टली रिलेटेड टू एंटिटी। मेरा बिजनेस है, समझो पीपी लिमिटेड है, मैं हम्म समझो पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड का बिल्डिंग वैल्यू करना है, ये पीपी लिमिटेड का बिल्डिंग है, ठीक है, इसको वैल्यू करना है, वैल्यूएशन करना है। तो यहाँ पे पीपी लिमिटेड का जो एम्प्लॉय है वो नहीं कर सकता। क्यों? ही इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एंटिटी। तो पीपी लिमिटेड के बाहर एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो पीपी लिमिटेड को जानता नहीं हो या फिर पीपी लिमिटेड से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर ऐसा इंसान आके रिवैल्यू सॉरी इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करना चाहिए, वैल्यूएशन ऑफ दैट बिल्डिंग। तो फिर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर करना चाहिए। और ये बिल्डिंग में जो है ना, बिल्डिंग में बिल्डिंग में सारी चीजें एज अ पैकेज हम वैल्यूएशन करेंगे। सारे चीजें एज अ वैल्यू सॉरी एज अ पैकेज वैल्यूएशन करेंगे। मतलब क्या? कि हमने वहां ऊपर देखा था बिल्डिंग और लिफ्ट का एग्जांपल देखा था ना यहाँ पे। कहाँ पे देखा था? यहाँ पे सब्सिक्वेंट रिकग्निशन के केस में। ये फॉर द पर्पस ऑफ सब्सिक्वेंट रिकग्निशन ओनली, लेकिन फेयर वैल्यूएशन पर्पस के लिए यहाँ पे हम जो है ना ये एज अ पैकेज वैल्यू करेंगे। कहाँ पे गया यार? हम्म फॉर द पर्पस ऑफ फेयर वैल्यूएशन ये एज अ पैकेज हम वैल्यूएशन करेंगे, एज अ पैकेज, यानी सारे एक ही साथ। अलग से हम बिल्डिंग को अलग से नहीं करेंगे, अलग से लिफ्ट को, ऐसा नहीं। सारी चीजें एक ही साथ वैल्यूएशन करेंगे। और उसको हम नोट्स टू अकाउंट्स या डिस्क्लोजर्स में बताएंगे। ठीक है? नोट्स टू अकाउंट्स और शेड्यूल्स होते हैं सारे, डिस्क्लोजर्स में बताएंगे, एडिशनल डिस्क्लोजर्स। क्लियर है ये? क्या था सर? यहाँ पे क्या करना था? हम कहाँ पे थे? मेजरमेंट। मेजरमेंट दो चीजें हैं, एक रिवैल्यूएशन मॉडल और एक कॉस्ट मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल अलाउड नहीं है, अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें इस केस में हम कौन से मॉडल यूज करेंगे? कॉस्ट मॉडल। अब कॉस्ट मॉडल में डिस्क्लोज करेंगे। अब डिस्क्लोजर कैसा होगा? ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे, उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस क्या है? इम्पेयरमेंट लॉस क्या है? जब मेरा फेयर वैल्यू इज लेस देन, फेयर वैल्यू कम हो जाता है मेरा बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू से जो फेयर वैल्यू कम होगा, ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। अब इम्पेयरमेंट लॉस को भी हम रिकग्नाइज करते हैं। तो इन शॉर्ट बोलो कि डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, इन शॉर्ट बोलो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, ये जो वर्ड है डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन यूज नहीं करते, इसको इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसके बाद क्या होगा? हम बुक्स में, तो जो बुक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो हम कॉस्ट के बेसिस में हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्लोजर्स में जो भी डिस्क्लोजर्स है, नोट्स टू अकाउंट के डिस्क्लोजर्स में क्या करेंगे? हम फेयर वैल्यू जो है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू बता सकते हैं। फेयर वैल्यू का फेयर वैल्यू बेसिस ऑफ वैल्यूएशन कैसा होगा? इंड एस 113 जो स्पेसिफिकली एक इंडेक्स है जहां पे हम सीखेंगे फेयर वैल्यूएशन कैसे करना है। बट इसमें छोटे छोटे क्राइटेरिया दिए फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। यहाँ पे लॉजिक समझ लो। जब वैल्यूएशन करेंगे वो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर के साथ होगा, देन एंड वैल्यूएशन जो होगा एज अ कंप्लीट पैकेज होगा। कोई अलग से कोई भी चीज को वैल्यू नहीं करेंगे हम। ठीक है? इज दैट क्लियर? मेजरमेंट मेजरमेंट क्लियर है तो हम क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे। अगर रीड करना है तो एक बार देख लेना। ये नोट्स एक बार देख लो। if fair value of investment property exceeds carrying amount, upward revaluation अलाउड नहीं है। लेकिन हम अगर इन केस करना चाह रहे हैं कि फेयर वैल्यू डिस्क्लोज, तो फिर डिस्क्लोज कर सकते हैं एज पर आईसीएआई। और डिस्क्लोजर किसके हिसाब से? इंड एस 113 के हिसाब से देंगे। क्लियर है? कुछ डाउट है? बताओ। क्लियर। क्वेश्चंस में आते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट और सेकंड हो गया था, थर्ड भी हुआ था आई गेस।
ये ट्रांसफर वाला केस है। आरटीपी मई 21 में आया था। आरटीपी के मई 21 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, एक बार देखो, रीड करो। 2 मिनट दे रहा हूँ, रीड करते हुए मुझे एक बार बता देना कि हो गया करके, कंफर्मेशन दे दो। whoever is watching on YouTube, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये सारे नोट्स वहां पे मिल जाएंगे आपको। डन। यस सर। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज क्वेश्चन सेइंग? क्या करना चाहिए क्वेश्चन में? चलो हम रीड करते हैं। X Limited owner owned a land property whose future uses was not determined as on 31st March 2001। क्या है? मेरे पास लैंड प्रॉपर्टी है बट इसका फ्यूचर यूज डिटरमाइन नहीं है। ये क्या है? लैंड विद अनडिटरमाइंड यूज्ड, लैंड विथ, फिर इस केस में अगर अनडिटरमाइंड यूज है तो फिर उस केस में कौन सा इंडेक्स लगेगा? कौन सा इंडेक्स लगेगा बताओ? 40। 40, राइट, स्पेसिफिकली बताया था हमने, सॉरी इंडेक्स 40 ने बताया था कि अगर अनडिटरमाइंड यूज है लैंड का तो फिर वो इंडेक्स 40 के अंडर कवर होगा। अब आगे क्या बोल रहा है? हाउ शुड द प्रॉपर्टी बी क्लासिफाइड इन द बुक्स ऑफ एक्स एज ऑन 31st मार्च 2001। 2001 में कैसे क्लासिफाई करेंगे हम? किसमें? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बताएंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली एक अलग से हेडिंग होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसमें ये लैंड दिखा देंगे, ठीक है। ड्यूरिंग जून 2001 एक्स लिमिटेड कमेंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग ऑन इट फॉर ओन यूज, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चालू करा, प्रिज्यूमिंग दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग विल बी स्टिल इन प्रोग्रेस एंड 31st March 2002। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 1 जून 2001 में क्या किया? एक्स लिमिटेड जो है ना ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना चालू कर दिया। किसके लिए? खुद के पर्पस के लिए। जब खुद के पर्पस के लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे और खुद के पर्पस के लिए यूज करेंगे तो फिर यहाँ पे कौन सा इंडेक्स लगेगा? इट विल बी ओनर ऑक्यूपाइड 60। प्रॉपर्टी, तो फिर 16 रहेगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ शुड द लैंड प्रॉपर्टी बी क्लासिफाइड बाय एक्स लिमिटेड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2002। अब 2002 में कैसे क्लासिफाई करेगा बताओ? इंडेक्स 40 के हिसाब से करेगा या इंडेक्स 2 के हिसाब, सॉरी इंडेक्स 16 के हिसाब से करेगा ऑन 31st March 2002? बताओ बताओ। 16। हम्म, यहाँ पे पूरा ये रामायण दिया है, देख लेना। इंडेक्स 40, एनी लैंड हेल्ड फॉर करंटली अनडिटरमाइंड यूज shall be classified as investment property। बराबर यही देखा था हमने। In this case, the land would be regarded as capital appreciation and as on 31st March 2001 के केसेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिखाएंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है यहाँ पे। और आगे क्या बोल रहा है? एन एंटिटी कैन चेंज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी when and only evidence by a change in use. A change occurs when property meets or ceases to meet the definition of investment property and there is a evidence in change in use. Mere intention of the use does not change
डज नॉट प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ चेंज इन यूज। मतलब क्या बोल रहा है? सिंपल है, मेयर इंटेंशन है, एविडेंस होना चाहिए। अब एविडेंस है कि नहीं यहाँ पे? क्या है? कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया खुद के पर्पस के लिए, राइट? खुद के पर्पस के लिए कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा? 16 में क्लासिफाई करना है। तो फिर इस केस में, फर्स्ट केस में क्या करेंगे हम? इन्वेस्टमेंट इन डेज 40 से लेके क्लासिफाई कर देंगे इन डेज 16 में। यही क्लासिफिकेशन हम आगे देखेंगे। बस यहाँ पे इतना समझना कि यहाँ पे इन डेज 40 सीज होगा, मतलब इन डेज 40 नहीं लगेगा। ऑन 31 मार्च 2002 इन डेज 16 लगना चालू होगा। ठीक है, ये देखो। सिंस एक्स लिमिटेड हैज commenced the construction of office building for its own use, the property should be reclassified from owner occupied from investment property to owner occupied property. पहले वाला क्वेश्चन में कुछ डाउट है? Will there be a change नो। in carrying amount of property resulting from the change in use of investment? अच्छा, ये अभी 2 मिनट में देखेंगे। ये पेंडिंग लगाओ, अभी 2 मिनट में देखेंगे। Would you answer about different management intention commence the construction for its own use, however no connection? अच्छा, ये अभी आगे का कंसेप्ट के बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट वाला समझा कि क्लासिफिकेशन समझा है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सीज होगा, मतलब सीज होगा यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंड एज 14 रहेगा, इंड एज 16 लगना चालू होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है जो ऐसा कर सकते हैं? पहले क्लासिफिकेशन का ये कंसेप्ट कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन यानी क्या? ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। हम्म ट्रांसफर, ट्रांसफर यानी क्या? यानी इनिशियली मैं जो है ना, इनिशियली मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडियाज 40 लगा रहा था। इनिशियली मैं क्या कर रहा था? इंडियाज 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट लगा रहा था। अब जाके मुझे रियलाइज हुआ नहीं, मुझे ये बिजनेस में यूज करना है। तो बिजनेस में यूज करना है, तो फिर बिजनेस यूज के लिए ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बन गया। तो फिर इस केस में क्या होगा? इंडिया 16 लगेगा। तो क्या होगा? ट्रांसफर होगा इंडियाज 40 से इंडियाज इंडियाज 40 से इंडियाज 16 को। जब ट्रांसफर होगा तो क्या इसका जर्नल एंट्री करेंगे? नहीं सर, क्यों करेंगे? क्योंकि सिर्फ प्रेजेंटेशन बदल रहा है। यहाँ पे क्या बदल रहा है? प्रेजेंटेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये समझो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बताता होगा फोर्थ में, और फर्स्ट में पीपीई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यहाँ से अमाउंट निकलता है, मतलब यहाँ से अमाउंट निकलेगा और यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ का अमाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कुछ जर्नल एंट्री नहीं है, स्पेसिफिकली कुछ जर्नल एंट्री नहीं है। तो फिर यहाँ पे ट्रांसफर कौन से केसेस में करेंगे? मतलब ट्रांसफर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हम हैं इंडेस 40 के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लेक्चर में, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सारी चीज़ें इनिशियल रिकग्निशन तक खत्म किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे विद द सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। और 1 से 2 लेक्चर और रहेगा इस पर्टिकुलर एएस के लिए। क्यों इतना इंडे ये लग रहा है? क्योंकि हमारा जो लेक्चर का ड्यूरेशन है थोड़ा सा कम है, दैट इज 1.5 आवर। नॉर्मली अगर 2-3 लेक्चर्स होते, 2-3 घंटे का अगर लेक्चर होता है, तो फिर नॉर्मली वो 4 से 5 लेक्चर में खत्म होते हैं। तो फिर अब जो है ना, 1.5 आवर का लेक्चर है, तो फिर उस केस में थोड़ा सा ज्यादा लेक्चर्स लग रहे हैं। तो हमने कल क्या देखा था? हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि सब्सिक्वेंट, सॉरी, इनिशियल रिकग्निशन कैसा होता है। इनिशियल रिकग्निशन में 4 केस देखा था। एक कैश, देन कम्स डेफर्ड क्रेडिट, देन कम्स सेल्फ कंस्ट्रक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ एसेट। ये सारी चीजें डिटेल में देखा था। खुल। फिर उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे हम विद सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। किसके साथ? सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। ये रहा सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। अच्छा, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने परचेज कर लिया एसेट, जो भी एसेट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने परचेज कर लिया, राइट? जब परचेज किया, यहाँ पे जो भी कॉस्ट था, कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू दी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, और जो भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वगैरह, सब कुछ हमने क्या किया था? ऐड किया था। इसको बोलते हैं हम इनिशियल रिकग्निशन। देन इन फ्यूचर
अगर कोई भी एक्सपेंडिचर करेंगे इन फ्यूचर, हम कोई भी एक्सपेंडिचर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी खर्चा। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग समझो, बिल्डिंग के ऊपर हम मेंटेनेंस सर्विसेज करते हैं, यानी फिर मेंटेनेंस सर्विसेज इन द सेंस, समझो कोई छोटा मोटा टैप वगैरह टूट गया या फिर खराब हो गया तो फिर उसको सही करना। ये सारी चीजें जो है ना, डे टू डे एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये जो है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। सब्सिक्वेंटली जो भी एक्सपेंसेस हो गए, वो एक्सपेंसेस को हम बुक्स में कैसे रिकग्नाइज करेंगे, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। समझा क्या बोल रहा हूँ? कि इन केस इन फ्यूचर, आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन, इन फ्यूचर कोई भी हम एक्सपेंसेस करते हैं ऑन द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसको हम बुक्स में कैसे रिकग्नाइज करेंगे, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। अब यहाँ पे जो भी एक्सपेंस करेंगे, जो भी एक्सपेंस करेंगे, वो एक्सपेंसेस कौन से नेचर का है, हमें वो देखना है। What we have to identify here we have to identify whether it is a repair or maintenance expenses day to day। हम इसको प्यार से बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और whether it is a capital nature expense। अब कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस क्या है? इन केस समझो, इन सब्सिक्वेंटली हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेस किया, इनिशियल रिकग्निशन हो गया, सब्सिक्वेंटली हमने कोई रिनोवेशन काम करा, इंटीरियर वॉल्स चेंज किया, या फिर टाइल्स चेंज कर दिया, या फिर जो एक और फ्लोर ऊपर जो है ना, जो बिल्डिंग था उसको ऊपर एक और फ्लोर बना लिया, तो फिर ये क्या है? या तो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, रिनोवेशन कॉस्ट, या फिर एडिशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में वैल्यू एडिशन हो रहा है, प्रॉपर्टी में वैल्यू एडिशन हो रहा है, राइट? अप्रिसिएशन होगा आफ्टर आफ्टर इनकरिंग दिस कॉस्ट। तो फिर इस केस में इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको कैपिटलाइज कर देंगे, कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ असेट। जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसमें कैपिटलाइज कर देंगे। अब ये डाउट आएगा कि ये एक्सपेंसेस जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑपरेटिंग खर्चे का क्या करेंगे, इसका इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। समझा? इज देयर एनी डाउट? ये रहा नो। सबसेकेंड, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में दो है, वन इज द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, right? And other one is renovation cost or replacement cost or improvement cost, right? तो अगर इन केस रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है, विच इज अ डे टू डे एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल लिफ्ट मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो पे करते हैं, अगर ये एक्सपेंसेस है तो फिर उस केस में ये डे टू डे है, तो फिर इस केस में ये क्या करेंगे हम, इट इज एन ऑपरेशनल नेचर एक्सपेंसेस, एंड इसको अपन राइट ऑफ करेंगे पीएनएल में। कूल? कुछ डाउट है इसमें? देन कम्स रिनोवेशन रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग बिल्डिंग में कुछ रिनोवेशन किया है, तो फिर ये क्या है, वैल्यू एडिशन एक्टिविटी है, जो अपना बिल्डिंग है उसमें वैल्यू ऐड कर रहा है, तो फिर ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो फिर इस केस में इसको हम ऐड कर देंगे टू द प्रॉपर्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्लियर है दोनों चीज? ये नोट्स तुमको मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। हेलो। यस। हम्म। ओके। अब जब रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस जब हम करेंगे, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री क्या होगा उसका? 11th स्टैंडर्ड का जर्नल एंट्री बताओ क्या है? बचपन में क्या होगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस करेंगे तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? रिपेयर मेंटेनेंस टू कैश और बैंक। टू कैश और बैंक एक्सपेंस जब करेंगे, एंड इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, एक्सपेंस ऑफ कर देंगे, राइट? रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये कब होगा?
ये कब होगा? जब हम पेमेंट करेंगे कैश में। पेमेंट इन कैश। इनके समझो हम ऑन क्रेडिट बेसिस कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, राइट। और ये इसको क्या करेंगे? पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। सिंपल था रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। देन कम्स दी रिप्लेसमेंट, एडिशन, इम्प्रूवमेंट या कोई भी कर रहे हैं हम, तो फिर इस केस में क्या होगा? नॉर्मली रिप्लेसमेंट जब करेंगे हम, दो केसेस में करेंगे। मेरा रिप्लेसमेंट होगा या इम्प्रूवमेंट होगा या एडिशन होगा? रिप्लेसमेंट होगा या इम्प्रूवमेंट, दो डिफरेंट केसेस हो गए। वन इज, जो मेरा रिप्लेसमेंट हो रहा है वो डिफरेंट कंपोनेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट कंपोनेंट। एंड जो है ना, एक इंटीग्रल है। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट कंपोनेंट एंड इंटीग्रल कंपोनेंट? समझो मेरा असेट है, असेट में कोई भी ऐसा चीज मैं चेंज कर रहा हूँ जो डिफरेंट फ्रॉम दी, डिफरेंट फ्रॉम दी, क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंट फ्रॉम दी एसेट है। इसका एग्जांपल अगर लूँ तो मैं, समझो लिफ्ट है, बिल्डिंग में लिफ्ट है, राइट। अगर लिफ्ट है, लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं बोल रहा हूँ, लिफ्ट का मेंटेनेंस पीएनएल में चार्ज करेंगे, लेकिन लिफ्ट का रिप्लेसमेंट बोल रहा हूँ। रिप्लेसमेंट जो है ना वो इसमें आएगा। जब लिफ्ट का रिप्लेसमेंट होगा, ये डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। बिल्डिंग के जो प्रॉपर्टी के वैल्यू में ऑल टुगेदर डिफरेंट वैल्यू है। जब डिफरेंट वैल्यू होगा तो उसको डिफरेंटली अकाउंट फॉर करेंगे हम। एंड एक ये इंटीग्रल पार्ट, एक इंटीग्रल पार्ट इन द सेंस बिल्डिंग के वैल्यू में ही जुड़ा है, उसका हम सेपरेटली वैल्यू नहीं निकाल सकते। जब सेपरेटली वैल्यू नहीं निकाल सकते तो फिर बिल्डिंग के वैल्यू में एडिशन और डिलीशन करके उसका अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट इज अ डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जब डिफरेंट कंपोनेंट होगा तो उसका जनरेटरी क्या होगा? जनरेटरी नहीं तो फिर डिफरेंट कंपोनेंट होगा, तो फिर उस केस में क्या करेंगे हम? सिंपली क्या करेंगे? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या करेंगे सर। हम्म, समझो ये मेरा बिल्डिंग है, ठीक है। इसमें लिफ्ट अलग से लगा हुआ है, ये है लिफ्ट। लिफ्ट को क्या करना है मुझे? रिप्लेस। अभी लिफ्ट को रिप्लेसमेंट करना है, तो फिर रिप्लेसमेंट जब करेंगे तो उस केस में क्या होगा? ये मेरा जो एग्जिस्टिंग लिफ्ट है उसको डी रेकग्नाइज करना पड़ेगा, राइट। और न्यू लिफ्ट है उसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरा ओल्ड ओल्ड लिफ्ट है, उसको डी रिकग्नाइज। अब डी रिकग्नाइज कौन से वैल्यू में करेंगे? बताओ। डी रिकग्नाइज कौन से वैल्यू में करेंगे? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। बुक वैल्यू बोलो, और कैरिंग अमाउंट और डब्ल्यूडीवी जो भी होगा अपने बुक्स में वो। अब इसका सिंपल लॉजिक है, बुक वैल्यू में क्यों कर रहे हैं, फेयर वैल्यू में क्यों नहीं कर रहे हैं? सिंपल है, अपने बुक्स में जो वैल्यू दिख रहा है उसी को डी रिकग्नाइज करेंगे ना। मार्केट का वैल्यू क्यों करेंगे? बुक्स में दिख रहा है बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट दिखेगा, तो फिर उसी को डी रिकग्नाइज करेंगे। अदरवाइज फेयर वैल्यू हम कहाँ से करेंगे, क्योंकि बुक्स में तो बुक वैल्यू दिख रहा है ना। ठीक है। और रिकग्नाइज करना पड़ेगा मुझे न्यू कंपोनेंट। ठीक है, रिकग्नाइज करना पड़ेगा न्यू कंपोनेंट। अब यहाँ पे जो ओल्ड लिफ्ट है उसको डी रिकग्नाइज करेंगे, न्यू कंपोनेंट है उसको रिकग्नाइज करेंगे, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? सिंपल, न्यू कंपोनेंट अकाउंट डेबिट, न्यू कंपोनेंट या न्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हुआ मेरा न्यू कंपोनेंट का, राइट। न्यू असेट रिकग्नाइज्ड। ओके।
अगर ओल्ड कंपोनेंट को अगर मुझे डी रिकग्नाइज करना है ओल्ड, तो इस केस में क्या होगा जर्नल एंट्री, बताओ। अगर कुछ मैंने ओल्ड कंपोनेंट को अगर बेच दिया, समझो स्क्रैप रियलाइज हुआ, बेचने के बाद मुझे कुछ कैश वगैरह मिला, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू असेट, ओल्ड असेट जो मेरा डब्ल्यू डी है, और जो भी डिफरेंस आएगा लॉस अकाउंट, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। बराबर, समझा ये? हम्म। यस। देखो इसका जनरलिटी देखते हैं। जब डिफरेंट कंपोनेंट है तो फिर उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले डी रिकग्नाइज करेंगे ओल्ड कंपोनेंट को। ओल्ड कंपनी को कंपोनेंट को डी रिकग्नाइज कौन से वैल्यू में करेंगे, कैरिंग अमाउंट या डब्ल्यू में, राइट। तो फिर जब डी रिकग्नाइज करेंगे, जब ओल्ड असेट को मैं बेच दिया, जब बेच दिया कुछ स्क्रैप रियलाइज हुआ, तो फिर बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, राइट, टू ओल्ड असेट, जो भी है कैरिंग अमाउंट में करेंगे, यहाँ पे दिया है। देन प्रॉफिट एंड लॉस, अगर इन केस प्रॉफिट हुआ तो, अगर लॉस हुआ तो डेबिट करेंगे। सिंपल। देन कम्स द न्यू कंपोनेंट का रिकग्निशन। न्यू कंपोनेंट रिकग्नाइज कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट को डेबिट करेंगे टू बैंक, जो भी अमाउंट पे करेंगे वो आ गया। इसमें कोई डाउट है? नो। हम्म, ये सिंपल है अगर डिफरेंट कंपोनेंट है। डिफरेंट कंपोनेंट है, उसका वैल्यू पता है, मैंने अलग से किया। अब यहाँ पे ना एक डाउट आ सकता है, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट को हम कैसे ये करेंगे, डिफरेंट कंपोनेंट को, एक मिनट, यहाँ पे लिखता हूँ, देख लो एग्जाम्पल, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो लिफ्ट का एग्जांपल लिए थे हमने। लिफ्ट का ओल्ड जो है ना, ओल्ड डब्ल्यू डी वी कितना बचा है, लेट्स से 50,000, एंड मेरा टोटल बिल्डिंग का है, टोटल बिल्डिंग का 2 lakhs। टोटल बिल्डिंग बोला तो क्या आ गया, लिफ्ट में उस पे भी आ गया, हाँ, लिफ्ट का वैल्यू भी आएगा। अब इसमें अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम, एंड एडिशन जो है ना न्यू वाला, न्यू इज फॉर 70,000। तो हम कैसे करेंगे, पर्टिकुलर्स, मेरा बिल्डिंग का अलग कॉलम करेंगे, एंड न्यू असेट का या लिफ्ट का समझो अलग करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो आ रहा है मेरा, हेलो, हाँ हाँ, आ रहे हैं। आ रहा है, ओके। तो मेरा डब्ल्यू डी बी बिल्डिंग का कितना बचा है, 1,50,000। अब 1,50,000 कैसा है सर, यहाँ पे 2 लाख जो मेरा बिल्डिंग का वैल्यू है, माइनस 50,000 मेरा लिफ्ट का, ठीक है, यहाँ पे 50,000 लिफ्ट का अलग से, ठीक है, दोनों अलग अलग आ गया। तो मेरा टोटल डब्ल्यू डी बुक्स में कितना है, 1,50,000, और यहाँ पे 50,000। अगर कोई कुछ डेप्रिसिएशन चार्जेस है, डेप्रिसिएशन चार्जेस लेस करेंगे। उसके बाद अब क्या करना पड़ेगा मुझे, न्यू बिल्डिंग को रिकग्नाइज करना पड़ेगा, ओल्ड वाले को डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा, राइट। यस नो, यस। डी रिकग्निशन
डी रिकग्नाइज करेंगे 50,000 टोटल, तो ये हो गया 0। एंड न्यू एसेट को रिकग्नाइज करेंगे। न्यू एसेट इस पे 70,000 का, यहाँ पे आइए 70,000, और ये होगा 1,50,000। अब डिप्रिशिएशन कैसे चार्ज करेंगे? डिप्रिशिएशन जो 1,50,000 है, 1,70,000 है, रिवाइज्ड बेसिस, रिवाइज जो अपना बुक वैल्यू, रिवाइज्ड बुक वैल्यू के बेसिस में, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट के बेसिस में हम क्या करेंगे? डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का। ठीक है, इसके बेसिस में हम जो जर्नल एंट्रीज देखे वो करेंगे। ये क्लियर है ना? देन आता है इंटीग्रल कंपोनेंट। अब इंटीग्रल कंपोनेंट क्या है सर? कि यहाँ पे जो है ना, मैंने जो भी एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, समझो इंटीरियर वॉल्स का एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, तो इंटीरियर वॉल का अलग से मैं एस्टिमेट निकाल सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि ये बिल्डिंग का वैल्यू ही है, बिल्डिंग के अंदर ही है। इसका अलग से लिफ्ट के जैसा एस्टिमेट नहीं निकाल सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बिल्डिंग के वैल्यू में एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे? बिल्डिंग के वैल्यू में एडजस्ट करेंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम एक ये करेंगे, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट निकालेंगे। अब ये कौन सा स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट निकालेंगे। ये दिख रहा है स्टेटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्टिंग वैल्यू है, एग्जिस्टिंग डब्ल्यूडीवी है, राइट? एग्जिस्टिंग डब्ल्यूडीवी में जो ऑलरेडी एक्सपेंडिचर किया, न्यू एक्सपेंडिचर किया, वो ऐड करूंगा मैं, न्यू एक्सपेंडिचर। और जो भी मेरा ओल्ड वाला था, मेरा ओल्ड वाला जो असेट था, ओल्ड वाला असेट का मे बी रियलाइज स्क्रैप, स्क्रैप कोई भी अमाउंट का हो, वो लेस कर देंगे। अब नॉर्मली स्क्रैप रियलाइज नहीं होगा, क्योंकि बिल्डिंग का एस्टिमेट है, उसको बेच नहीं सकते हैं, तो उसको पूरा ही डीरेकग्नाइज करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? न्यू एक्सपेंडिचर को रिकग्नाइज करना पड़ेगा। इन केस अगर स्क्रैप का कुछ रियलाइज हुआ, इन केस अगर कुछ कैश मिला हमको वो बेच के, तो फिर उस केस में वो लेस कर देंगे। तो फिर ये आगे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। समझा क्या बोल रहा हूँ? एग्जिस्टिंग वैल्यू है मेरा कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट में जो भी मैंने एक्सपेंडिचर किया वो ऐड करूंगा, राइट? और इसमें से मुझे स्क्रैप, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग असेट का जो ओल्ड असेट है उसमें से कुछ स्क्रैप का वैल्यू रिवाइज हुआ, तो फिर उसको लेस कर दूंगा। तो फिर ये आ जाएगा मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। जब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ गया, इसके बेसिस में हम लोग एंट्रीज करेंगे। ठीक है, एंट्रीज तो सेम ही रहेगा, ओल्ड वाले को डी रिकग्नाइज करो, न्यू वाले को रिकग्नाइज करो, सेम रहेगा। समझा? डिफरेंस समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? डिफरेंट कंपोनेंट एंड इंटीग्रल कंपोनेंट। डिफरेंट कंपोनेंट इज समथिंग विच वी हैव अ इंडिविजुअल एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, इसका इंडिविजुअल एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो फिर इस केस में इसका अलग अकाउंटिंग करेंगे, अलग कॉलम में करेंगे। लेकिन इंटीग्रल क्या है? इंटीग्रल इज समथिंग विच इज इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इटसेल्फ, जिसको हम अलग से एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो हम जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट है उसी में से हम एडजस्ट करेंगे, एक्सपेंडिचर, न्यू एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे, ओल्ड एक्सपेंडिचर को लेस करेंगे, तो फिर मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आएगा। अब ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट के बेसिस में, ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट के बेसिस में मैं क्या करूंगा? डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, इज देयर एनी डाउट? एग्जांपल करते हैं फिर। हेलो? नो डाउट्स, क्लियर है। अच्छा, थोड़ा रिस्पॉन्स देते जाओ। बोर हो रहा है क्या? चलो एग्जांपल देखते हैं। नहीं। हाँ, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट कितना है मेरा? ऑलरेडी ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट 10 lakhs, राइट? उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ था 5 years का, 5 years का इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है। अब जाके तीसरे साल में, 3 years, आफ्टर 3 years, एन अमाउंट ऑफ
2 lakhs हैज बीन इनकर्ड ऑन द इम्प्रूवमेंट, यानी 2 लाख का मैं एडिशनल इम्प्रूवमेंट किया। अब यहाँ पे स्क्रैप रियलाइज कितना है, 50,000 का। स्क्रैप रियलाइज कितना है, 50,000 का। अब यहाँ पे तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है क्या, डिफरेंट कंपोनेंट है यहाँ पे, कुछ बाइफरकेशन दिया है क्या, बिल्डिंग लिफ्ट? अगर बाइफरकेशन है अलग से तो फिर दे देंगे क्वेश्चन में, अगर नहीं है तो फिर ऐसा बताएंगे कि न्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड करके। ठीक है। ओके। हम्म, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। स्टेटमेंट शोइंग रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। पर्टिकुलर्स एन अमाउंट। ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट क्या था मेरा, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट 10 lakhs था। ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट इज रुपीज 10 lakhs, राइट। इसमें ऐड क्या करेंगे, न्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, यहाँ पे एक और गलती हो सकता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट है ये, राइट। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ भी दिया है, तो मुझे डिप्रिसिएशन भी निकालना है ना। एक्सपेंडिचर कब हो रहा है, थर्ड ईयर में हो रहा है। अब थर्ड ईयर में ये समझो, थर्ड ईयर के एंड में हो रहा है, एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब मुझे डिप्रिसिएशन भी निकालना है ना इसका। तो डेप्रिसिएशन निकालो, कितना आता है डेप्रिसिएशन निकालने का, सिंपल। डेप्रिसिएशन इज 10 lakhs, उसका यूजफुल लाइफ कितना है, 5 years का यूजफुल लाइफ है, एंड 3 साल का मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए, राइट। ये समझा फॉर्मूला, 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 into 3। 6 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर। तो मेरा कैरिंग अमाउंट कितना आ गया, या समझो 4 लाख, राइट। अब मेरे पास थर्ड ईयर में जाके मेरे पास वैल्यू कितना बचा है, 4 लाख का असेट बचा है। अब 4 लाख के असेट में मैंने क्या किया, ऑल 4 लाख के एसेट में थर्ड ईयर में क्या किया, 2 lakhs और एक्सपेंडिचर इनकर किया। तो फिर 2 lakhs और एक्सपेंडिचर इनकर किया मैंने, तो फिर न्यू एक्सपेंडिचर को ऐड कर दूंगा, कैपिटलाइज कर सकते हैं ना हम। 2 lakhs, ये टोटल कितना हुआ मेरा कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट इज 6 लाख। ओके, रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ 6 लाख अब रिवाइज हो गया। एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना है मेरा, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना है, 3 साल। 5 साल में से 3 साल खत्म हुआ तो 2 साल बचा है ना, यस। 2 years। तो 2 years का डेप्रिसिएशन निकालो। बोलोगे क्या सर, फाउंडेशन में पढ़ा था ये। 2 years, 3 लाख पर ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट थिंग। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज था, स्क्रैप रियलाइज था ना। सॉरी 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 सॉरी। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हम लेस करेंगे इसमें से स्क्रैप रियलाइज्ड। स्क्रैप रियलाइज लेस कर देंगे 50,000 का, तो तब जाके मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आएगा 5,50,000। और इसके बेसिस में मैं 2 years के लिए डेप्रीशिएशन रिवाइज डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, क्लियर है, इज देयर एनी डाउट। सर डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करते समय हमने स्क्रैप वैल्यू कंसिडर क्यों नहीं किया? कौन सा स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू देखो ये जो है ना, आप बोल रहे हो कि लास्ट में जो बचता है ना,
रेसिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय, वो पूछ रहे हो ना। स्क्रैप वैल्यू किसका है, ये यस टोटल सर। अपना असेट का क्या स्क्रैप वैल्यू है, असेट का स्क्रैप वैल्यू है, तब कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते समय इंक्लूड करेंगे उसको। वो इंक्लूड हो गया ऑलरेडी। यहाँ पे यहाँ पे 50,000 ऑलरेडी डिडक्ट करने के बाद मेरा कैरिंग अमाउंट बचा इतना। अब भी मेरा जो ऑन द डेट मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या है, 5,50,000। उसके बाद क्यों फिर से कंसिडर करूं मैं 50,000, ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है। वो डेप्रिसिएशन अगर रेसिडुअल वैल्यू होता मेरा असेट का अगर मेरा लास्ट में मैं रेसिडुअल वैल्यू सेपरेटली देता हूँ, समझो फॉर 20,000, अगर ऐसा स्पेसिफिकली दूंगा तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय यूज करेंगे। लेकिन ये जो है ना, ओल्ड एसेट का स्क्रैप वैल्यू है, ओल्ड एसेट का, न्यू एसेट का नहीं है। न्यू एसेट का होता तो डेप्रिसिएशन में इंक्लूड करते हैं। ओल्ड एसेट का है तो ओल्ड एसेट का इंक्लूड कर लिया हमने, न्यू एसेट का कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है या रेसिडुअल वैल्यू नहीं है तो फिर उसके लिए इंक्लूड नहीं किया। समझा? यस सर। अभी भी क्लियर नहीं है? देखो क्या बोल रहा हूँ। स्क्रैप वैल्यू, ये स्क्रैप वैल्यू है मेरा ओल्ड एसेट का, राइट। ओल्ड एसेट का मैंने यहाँ पे लेस कर दिया, कहा गया ये, यहाँ पे लेस कर दिया। अब डेप्रिसिएशन किसके बेसिस में कैलकुलेट कर रहा, न्यू एसेट के बेसिस में कैलकुलेट कर रहा हूँ। न्यू एसेट का कोई स्क्रैप वैल्यू है क्या, नहीं है। ईयर एंड में कुछ, लास्ट ईयर में कुछ स्क्रैप वैल्यू होगा तो यूज करूंगा ना मैं, तो कैलकुलेट करने में यूज करूंगा उसको। यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं तो फिर यूज क्यों करूंगा यहाँ पे। ये तो ओल्ड एसेट वाला स्क्रैप वैल्यू है। ठीक। तो क्या देखा हमने, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन देखा था। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन दो चीज है, एक रिपेयर्स है और दूसरा रिप्लेसमेंट, रिनोवेशन, इम्प्रूवमेंट, वो कॉस्ट है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज अ डे टू डे एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दिस वी विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल। जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है वो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देन कम्स दी रिनोवेशन कॉस्ट, रिप्लेसमेंट, इम्प्रूवमेंट, एडिशन, ये सारे कॉस्ट जो है ना, दिस इज समथिंग विच ऐड वैल्यू टू दी आर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ये ऐड और कैपिटलाइज कर देंगे हम कॉस्ट। इसका दो तरीके का ये देखा था, कैसे दो तरीके ऐड करेंगे। फर्स्ट थिंग, if the asset का जो asset has a different component in the sense, for example lift, उसका different cost estimate कर सकता हो, and एक integral component। अब different component है तो differently उसको account for करेंगे अलग से। हमने जैसे यहाँ पे देखा था एग्जांपल, कहाँ पे देखा था, हाँ यहाँ पे एग्जांपल देखा था बिल्डिंग का अलग और न्यू लिफ्ट का अलग। लेकिन अगर वो इंटीग्रल कंपोनेंट है तो फिर इंटीग्रल कंपोनेंट में क्या करेंगे, हम बिल्डिंग के एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट में हम ऐड लेस करेंगे। बिल्डिंग के एग्जिस्टिंग अमाउंट में न्यू एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे, स्क्रैप वैल्यू लेस कर देंगे ओल्ड एसेट का। ठीक है, ओल्ड एसेट का स्क्रैप वैल्यू लेस कर देंगे। तो फिर मेरा रिवाइज्ड अमाउंट आएगा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट के बेसिस में मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। और यहाँ पे जो डाउट था कि रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट में से हम स्क्रैप क्यों लेस किया, क्योंकि वो जो स्क्रैप वैल्यू है वो अपना ओल्ड एसेट का है, ओल्ड एसेट चला गया, अब आया न्यू एसेट। न्यू एसेट का होगा अगर कुछ स्क्रैप वैल्यू हो या रेसिडुअल वैल्यू तो फिर उस केस में उसको कंसिडर करेंगे, अगर कुछ नहीं है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी देख लिया हमने। और यहाँ पे नोट दिख रहा है ना, depreciation shall be computed on revised carrying amount of the investment property based on remaining useful life। यस, आगे बढ़े। यस सर। हम्म, तुम लोग ऐसा तुरंत बोल रहे हो, मुझे लेट सुनाई दे रहा है या फिर तुम लोग ही लेट बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई ना। अब आएगा मेजरमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मेजरमेंट यानी क्या है कि ऑन द बैलेंस शीट डेट, ऑन 31st March 2000, कब, 31st March, जो भी एक्स डेट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसको वैल्यू करेंगे, कौन से बेसिस में वैल्यू करेंगे, कॉस्ट बेसिस में या फिर रिवैल्यूएशन बेसिस में। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, कि अगर मेरा बिल्डिंग है समझो, उसका कॉस्ट था ₹5 लाख,
और उसका रिवैल्यूड अमाउंट है। रिवैल्यूड मतलब क्या है कि मेरा फेयर वैल्यू अभी मार्केट में कितना चल रहा है इसका वैल्यू। मार्केट में इसका वैल्यू चल रहा है 10 लाख। हम्म। तो हम बुक्स में कॉस्ट दिखाएंगे या फिर रिवैल्यूएशन बिल्ड रिवैल्यूड अमाउंट यानी फेयर वैल्यू बेसिस में दिखाएंगे। तो इन डेस 40 क्लियरली मेंशन करता है कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट मॉडल अप्लीकेबल होगा। कौन सा मॉडल अप्लीकेबल होगा? कॉस्ट, मतलब कॉस्ट के बेसिस में ही दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, रिवैल्यूएशन मॉडल है। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो फिर उस केस में रिवैल्यूएशन मॉडल में प्रोहिबिट किया गया है इंड एस 40, अलाउड नहीं है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन जो है ना, ये अलाउड नहीं है। ये जो रिवैल्यूएशन मॉडल जो है ना, इंड एस 16 पीपीई में ना डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे करेंगे, इसका अकाउंटिंग क्या होगा। क्योंकि इंड एस 16 में अलाउड है, लेकिन इंड एस 40 में जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल अलाउड नहीं है। लेकिन कॉस्ट मॉडल अलाउड है क्या? यस, कॉस्ट मॉडल अलाउड है। और कॉस्ट मॉडल के बेसिस में हम जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसको प्रेजेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? बिल्डिंग था मेरा 5 lakhs का। बिल्डिंग था मेरा 5 lakhs का। इसमें कुछ डिप्रिसिएशन भी चार्ज किया होगा ना? डिप्रिसिएशन को लेस कर दो। कितना समझो, फॉर एग्जांपल 2 lakhs। तो मेरा यहाँ पे रिवाइज्ड बिल्डिंग का डब्ल्यूडीवी क्या आएगा? 3 lakhs। यस। तो ये 3 lakhs मैं क्या करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दिखा दूंगा। ठीक है। देखो प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अंडर कॉस्ट मॉडल ओरिजिनल कॉस्ट जो भी है वो ले लेंगे, डेप्रीशिएशन ले लेंगे, और इम्पेयरमेंट का अब करते हैं। डेप्रीशिएशन तक समझ में आ गया? यस सर। हम्म। कॉस्ट मॉडल अलाउड है मेजरमेंट में, कॉस्ट मॉडल अलाउड है, रेवल्यूशन मॉडल अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन समझ गया, कॉस्ट था उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन कर दिया, हो गया। यहाँ पे 3 लाख आ गया मेरा। लेकिन अब यहाँ पे इशू क्या है? इशू मेरा है फेयर वैल्यू मेरा चल रहा है 2 lakhs का। क्या चल रहा है? फेयर वैल्यू 2 lakhs का। अब डाउट आएगा, सर अभी तो बोल रहे थे कि रिवैल्यूएशन मॉडल मॉडल अलाउड नहीं है। रिवैल्यूएशन मॉडल अलाउड नहीं है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, रिवैल्यूएशन इन द सेंस अपवर्ड रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं है। अपवर्ड रिवैल्यूएशन समझो, यहाँ पे 4 lakhs होता है। 4 lakhs होगा। तो 4 lakhs है तो फिर रिवैल्यूएशन ये जो एक्सेस 1 लाख है इसको इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल अलाउड नहीं है। अपवर्ड रिवैल्यूएशन इज नॉट अलाउड इन इंडियस 40। बट यहाँ पे इशू क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा फेयर वैल्यू इज ओनली 2 lakhs। फेयर वैल्यू कम हो गया मेरा मार्केट में। जब फेयर वैल्यू कम हो गया मार्केट में तो फिर यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि फेयर वैल्यू कम है और बुक्स में ज्यादा दिख रहा है, तो फिर ये जो डिफरेंस है ना 1 लाख का, इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। क्या बोलते हैं इसको? इम्पेयरमेंट लॉस। जब मेरा फेयर वैल्यू कम हो जाता है देन माय कैरिंग अमाउंट से मेरा फेयर वैल्यू कम हो जाएगा, तो फिर उसको बोलते हैं हम इम्पेयरमेंट लॉस। अब रीजंस क्या हो सकते हैं? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मार्केट में फॉल हो, जो भी रीजन हो, लेकिन यहाँ पे मेरा फेयर वैल्यू कम हो गया, तो फिर जब फेयर वैल्यू कम होगा तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस वो भी लेस करने के बाद, ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो भी लेस कर देंगे 1 लाख का। लेस कर दिया तो फिर जो भी वैल्यू आएगा 2 lakhs का, वो 2 lakhs हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? समझा? या फिर से बताओ? समझो फिर से। मेरा समझो यहाँ पे बिल्डिंग बता रहा था, बिल्डिंग जो है ना मेरा वैल्यू है 5 lakhs का। ठीक है, उसके ऊपर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कितना? 2 lakhs का। यस। जब 2 lakhs का डेप्रिसिएशन है तो मेरा रिवाइज्ड बिल्डिंग का डब्ल्यूडीवी कितना आ गया? 3 lakhs। मेरा बुक्स में 3 lakhs दिख रहा है, कॉस्ट 3 लाख दिखा रहा हूँ, लेकिन मार्केट में जो वैल्यू चल रहा है वो 2 lakhs का है। तो फिर यहाँ पे मेरा बुक्स में ज्यादा दिख रहा है और मार्केट में कम दिख रहा है। तो फिर ये जो डिफरेंस है ना इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। अब इम्पेयरमेंट लॉस जब होगा उसको लेस करना पड़ेगा।
समझ रहा है? इम्पेयरमेंट लॉस का जब होगा उसको लेस करना पड़ेगा, तो फिर जो भी इम्पेयरमेंट लॉस लेस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको मैं प्रेजेंट करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको मैं प्रेजेंट करूंगा इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इम्पेयरमेंट लॉस का एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, इफ कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स फेयर वैल्यू, कैरिंग अमाउंट ज्यादा हुआ फेयर वैल्यू से, तो फिर उस केस में इम्पेयरमेंट लॉस होगा। अब ये सोचोगे कि इम्पेयरमेंट लॉस क्या है वगैरह सब कुछ, ये जो है ना इंडेस 36 में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इंडेस 36 डिटेल में इसके ऊपर एक बड़ा सा स्टैंडर्ड है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिंपल समझो, जब मेरा कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, फेयर वैल्यू कम है एसेट का, तो फिर ये जो गैप है कम है, तो फिर उस केस में इम्पेयरमेंट लॉस होगा। ठीक है, समझा? यस। हम्म, इसका एंट्री क्या होगा इम्पेयरमेंट लॉस का? ट्राई करोगे? सोच के बताओ मुझे, ब्रेक के टाइम में 5 मिनट का ब्रेक ले लेना। सोच के बताओ कि इम्पेयरमेंट लॉस का एंट्री क्या होगा। अल्टीमेटली इट्स अ लॉस, तो फिर लॉस का एंट्री क्या होगा? एक बार सोच के बताना, एक न्यू सेशन क्रिएट करके भेज देना ग्रुप में, ठीक है? विल कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन। ओके।